हाँ, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जू स्टैंड स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी के बारे में। ठीक है, जो कि रिएक्ट जेएस के लिए यूज किया था, जैसे कि अब रिडक्स जेएस टूलकिट या फिर बाकी जो स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है उसी तरीके से एक है जू स्टैंड। इसमें बहुत से लोगों ने कमेंट किया था और मैं भी सोच रहा था इस पे वीडियो बनाना, लेकिन क्योंकि रिएक्ट टेबल एक सीरीज बन रहा था तो मैं इस पे बीच में वीडियो नहीं ला पाया। ठीक है, तो ये पहला वीडियो है जू स्टैंड पे। तो यहाँ पे हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं बेसिक से काउंटर एप्लीकेशन ये रहा। तो हम लोग फाइनल डेमो देखेंगे क्या इसमें है नहीं है सारा कुछ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके जो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग हर एक उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे बेसिकली कि क्या है और इसमें कैसे हम लोग डील करते हैं, और जो भी चीजें हैं आपको एक टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, कि ये एक्चुअल में कैसे वर्क करता है और इसमें कैसे हम लोग काम करते हैं, आपको यहाँ पर एक टेस्ट मिल जाएगा। जैसे कि आप कोई बाइक परचेज करने जाते हैं तो वहां पर एक टेस्ट राइड का भी ऑप्शन होता है कि आप टेस्ट करके देख सकते हैं, राइड करके टेस्ट राइड करके देख सकते हैं कि कैसा आपको अगर सही लगता है तो आगे उसको कंटिन्यू करते हैं, उसको परचेज करते हैं, और नहीं सही लगता तो आप उसको परचेज नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी आप एक तरह से टेस्ट ले सकते हैं, यानी कि आपको पूरा यहाँ पर सीखना नहीं है एक एक चीज, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको मैं समझा दूंगा, तो ताकि ना आपको 50 से 70% समझ में आ जाएगा कि भाई जू स्टैंड कैसे वर्क करता है, क्या है और इससे कैसे हम लोग डील करते हैं, कैसे मतलब सारा कुछ करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा फाइनल आउटपुट जो है, ये है फाइनल डेमो है, काउंटर एप्लीकेशन है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसे, मतलब पहले देख लेते हैं कैसे वर्क करता है, क्या क्या इसका फंक्शन है, और फिर हम लोग इसको कोडिंग में फिर हम लोग उतरेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको स्टार्टर कोड मिल जाएगा, आपको एक चीज यहाँ से कोडिंग नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले फाइनल डेमो हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे काउंटर पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है 0 सेट, इसलिए यहाँ पर हम लोग को 0 दिख रहा है। ठीक है, अगर हम लोग प्लस बटन पे क्लिक करते हैं तो ये इंक्रीमेंट होगा फ्रेंड्स, ये देखो। ठीक है, ये इंक्रीमेंट हो रहा है, और मैं अब की वीडियो से भाई थोड़ा स्लो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो स्पीड बोलने का फ्लो बन चुका, तो ऐसा नहीं है कि एकदम से ये हो जाएगा कि मैं स्लो बोलने लगूंगा, लेकिन भाई कोशिश कर रहा हूँ कि भाई धीरे धीरे, कि भाई बीच बीच में हो सकता है कि मैं स्पीड बोलने लग जाऊं, लेकिन क्योंकि वो फ्लो बन चुका है तो फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि स्लो बोलने की। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लस बटन है इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका काउंटर क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसी तरीके से सेम माइनस बटन है, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपका काउंटर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, सिंपल है। अगर यहाँ पर फिर हम लोगों ने यहाँ पर इंक्रीज बाई का भी रखा। अब ऐसा नहीं कि इंक्रीज बाय 10 ही आप कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसमें कुछ फंक्शन में मतलब पास करवा सकते हो, ताकि ना आप उसको मॉडिफाई कर पाओ। जैसे इंक्रीज बाय 10 है तो ये कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज बाय 20, इंक्रीज बाय 5, 15, 30, जो भी आपको मन करे आप अपने दे सकते हो, पास करवाओगे तो उतना बाई इंक्रीज होगा। ठीक है, ये देखो इंक्रीज बाय 10 हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीज बाय 10 पे क्लिक करने से ये डिक्रीज बाय 10 होगा। ठीक है, इस तरीके से, और फिर आप माइनस प्लस कर सकते हो। और रीसेट, तो कैसे हम लोग इसको रीसेट कर सकते हैं स्टेट को, भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग रीसेट कर सकते हैं। रीसेट काउंटर पे क्लिक करने से ये रीसेट हो जाएगा, यानी जो इसका इनिशियल वैल्यू था वो इनिशियल वैल्यू सेट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये था हमारा काउंटर एप्लीकेशन। तो अभी चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इसको हम लोग बना सकते हैं, काफी सिंपल और बहुत ही ईजी तरीके से, और इसके एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। ठीक है, हाँ, तो फ्रेंड्स अभी आपको क्या करना है, सिंपली मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप मेरे गिटहब के पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, तो रिपोजिटरी जो है यहाँ पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको दो चीज मिल जाएगा। पहला तो ये जो है इनिशियल कोड है, यानी स्टार्टर कोड है, सिंपली आपको डाउनलोड करना है। अगर आपको फाइनल कोड चाहिए तो सिंपली ये रहा जू स्टैंड काउंटर, इस पे क्लिक करके आप इसके फाइनल कोड को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे जाके। ठीक है, तो हमें अभी फाइनल कोड नहीं चाहिए, अगर आपको चाहिए तो मैं बता दिया। तो आप अगर लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर कोड पे क्लिक करना है और सिंपली डाउनलोड जिप पे करना है। तो सिंपली यहाँ पे जो है एक जिप फाइल ये डाउनलोड हो गया, तो इसको चलिए अब एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आपको जहां सही लगे आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर आप नहीं भी करके देख सकते हो कि भाई ये मतलब कैसे काम कर रहा है, वो देख लेते हैं, मतलब बिना कोडिंग किए। बट मैं आपको तो कोड करके बता सकता हूँ ना, मतलब बिना कोड किए तो नहीं बता सकता। तो ये रहा, अब इसको मैं क्लोज करता हूँ यहाँ से, और इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, ये हो गया ओपन। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेता हूँ, ओपन विद कोड ऑप्शन पे क्लिक करके। हाँ, तो फ्रेंड्स यहाँ मेरा कोड एडिटर पे ओपन हो चुका है, तो मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ। टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल, तो फ्रेंड्स ये टर्मिनल ओपन हो चुका है। तो सिंपली यहाँ पर रन करना हमें yarn इंस्टॉल। ठीक है, yarn इंस्टॉल इस तरीके से, और इंटरप्रेस करना तो सारा पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएगा। हाँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा सारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। तो सिंपली आपको रन करना है yarn run dev। ठीक है, और इंटरप्रेस कर देना। तो फ्रेंड्स बहुत ही फास्ट ये रन हो गया। तो सिंपली आप यहाँ पर कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करेंगे और इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपके ब्राउजर पे रन हो जाएगा। ठीक है, ये दो, तो हमारे ब्राउजर पे ये लोड ले रहा है, अभी रेंडर होने वाला है। हाँ, तो फ्रेंड्स ये हमारे ब्राउजर पे रेंडर हो चुका है एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये सब कुछ अभी डमी है, मतलब डमी मतलब स्टैटिक है, डमी तो नहीं बोलूंगा, बट यहाँ पे सब कुछ स्टैटिक है फ्रेंड्स। ठीक है, मतलब कुछ भी क्लिक करने पे काम नहीं करेगा। टीएनबी लिखा हुआ ये भी स्टैटिक है, मतलब कि ये सिंपली टाइपोग्राफी कंपोनेंट के अंदर 10 जो है ये नंबर ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। तो अभी सबसे पहले क्या करना है, अगर जस्ट जू स्टैंड अगर यूज करना है तो क्या करना है, सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, सिंपल राइट।
तो यहाँ प्लस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ yarn add, ठीक है, और juicestand, तो ZU और STAND, ठीक है, juicestand, ठीक है, यही तो बोलेंगे, ठीक है। तो बहुत से लोग यार कमेंट पे फिर अलग ही बोलने लगते हैं फिर, मतलब तो juicestand मतलब वही तो प्रोनाउंस करेंगे ना इसको। हाँ तो फ्रंट ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है juicestand, ठीक है। तो अब क्या करना है भाई, यहाँ तक तो चलो ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे क्या करना है, मतलब कैसे इसको यूज करना है, क्या सारा कुछ है। पहले मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, कंट्रोल जे प्रेस करके मिनिमाइज हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। अभी सबसे पहले फ्रांस आपको क्या बनाना है, आपको स्टोर बनाना है, स्टोर क्रिएट करना है, ठीक है। तो हम लोगों को अभी स्टोर, जैसे हम लोग जो लोग रिडक्स जानते हैं ना, वो लोग ऐसा नहीं, उनको समझ में आ जाएगा इजीली, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट एक फ्लेवर आता है उसका रिडक्स जैसा कुछ, तो यहाँ पे आपको, हाँ भाई वहां पे स्टोर बनाते थे, चलो यहाँ भी ऐसा कुछ आ रहा है, रिलेटेबल लगता है। तो होता है ना, मेमोरी में पहले से दिमाग में कुछ पड़ा हुआ है और ऐसा कुछ सुनने को मिलता है, तो हाँ भाई ये तो सुना हुआ लग रहा है, ऐसा कुछ है ना, वो चीज हो जाता है। तो कुल मिला के बात है कि आपको एक स्टोर बनाना है, यानी कि समझ लो कि एक तरह से बोल सकते हो जिसको दुकान बोलते हैं, ठीक है, शॉप। स्टोर बनाना है आपको और वहां से सब कुछ पास होगा, ठीक है, वो मेन फाइल आपका होने वाला है। तो उसको हम लोग बनाते हैं, उसको देखो ऐसा नहीं कि स्टोर फाइल ही बना देना है, आप उसको ऐप जीएस के अंदर रख सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि कोड को थोड़ा क्लीन रखने के लिए होता है ना, हम लोग एक अलग से फाइल बनाते हैं। तो बस वही चीज है। तो हम लोग यहाँ पे स्टोर बनाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सोर्स फोल्डर के अंदर पे एक फाइल बनाते हैं स्टोर जेएस, और फाइल का नेम आप पता है, आप कुछ भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि, क्योंकि देखो रिलेटेबल होता है ना, जो बना रहे हैं उसी का नाम रहता है, तो इजीली समझ में आता है ना। तो स्टोर जेएस बनाते हैं, फाइल का नाम हो गया। तो अभी क्या करना है ना, यहाँ पे स्टोर जब हम लोग बना रहे हैं तो स्टोर जेएस हमने फाइल बना लिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना है, क्रिएट फंक्शन को इंपोर्ट करना है juicestand से, ठीक है। चलो इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्रिएट, ठीक है, फ्रॉम। थोड़ा सा हो सकता है लैग कर रहा हो वीडियो, क्योंकि पता नहीं यार कभी कभी क्या इसका सीन है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कुछ मैंने ज्यादा एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिया इसीलिए ऐसा हो रहा है, क्या पता नहीं, चेक करना पड़ेगा ये चीज। ये देखो ऑटोमेटिक पॉपअप में आ गया। तो इंपोर्ट हमने कर लिया क्रिएट फ्रॉम juicestand से, इंपोर्ट कर लिया, सही है सब कुछ, ठीक है। तो अब आगे क्या करना, तो फ्रेंड्स देखो स्टोर क्रिएट करने के लिए ना, स्टोर को बनाने के लिए हमें क्रिएट जो फंक्शन हमने इंपोर्ट किया, वो क्रिएट फंक्शन की मदद से हम लोग स्टोर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं, चलो क्रिएट, क्रिएट इस तरीके से लिखते हैं और क्रिएट फंक्शन को कॉल करते हैं। अब ये बोलता है ऐसा कि भाई आप स्टोर में कुछ भी रख सकते हो, मतलब अपन अपनी दुकान में कुछ भी रख सकते हो, चाहे प्याज हो, लहसन हो, अदरक हो, सब्जी हो, टमाटर, कद्दू, जो भी मन करे आप रख सकते हो। तो कहने का मतलब ये होगा कि कोई भी टाइप का डेटा, प्रिमिटिव हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी रख सकते हो, फंक्शन रख सकते हो, ऑब्जेक्ट रख सकते हो, वेरिएबल रख सकते हो, जो मन करे सो आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो क्या करना है ना, क्रिएट फंक्शन के अंदर हमें एक कॉलबैक फंक्शन पास करना है। कॉलबैक फंक्शन का मतलब ये होता है, मतलब कि यहाँ पर एक फंक्शन, मतलब कि एक फंक्शन के अंदर जब आप और एक फंक्शन को पास करते हो ना, तो उसको कॉलबैक फंक्शन बोलता है। तो हो सकता है बहुत लोग कंफ्यूजन लगे, तो कुछ होता नहीं है ज्यादा स्पेशल, क्रिएट फंक्शन है। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो भाई नंबर पास करते हैं, 1 2 3 4 या कुछ टिक्स पास करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या पास करेंगे, एक फंक्शन पास करेंगे, जिसको क्या करेगा, जिसको juicestand कॉल करेगा, ठीक है। तो हम लोग एक फंक्शन पास करते हैं, तो यहाँ पर एरो फंक्शन दे रहा हूँ मैं। और हम लोग ना देखो इस फंक्शन को पास करते हैं और हम लोग यहाँ पर रिटर्न कराने, समझो चीज को समझना, यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, समझना। ये जो फंक्शन पास करा रहे हैं, अब यहाँ पे ना कुछ ये रिटर्न कराने वाला है। रिटर्न देखो, हमें यहाँ कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, जोड़ घटा, मतलब समझ लो कुछ भी अलग से नहीं करना। हम ये जो फंक्शन पास कराना है ना क्रिएट फंक्शन के अंदर, वो फंक्शन कुछ इस तरीके से होगा। रुको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लेता हूँ। ये सिंपली बोलता है कि क्रिएट फंक्शन को जब आप कॉल कर रहे हो तो उसके अंदर आपको एक फंक्शन पास करवाना है, और वो फंक्शन सिंपली ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है, जिसमें कि आपका सारा वो डेटा होगा, जैसे कि वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। तो देखो आपको तो कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, जोड़ घटाव नहीं करना, ना ही कुछ आपको यहाँ झमेला करना है, सिंपली क्या करना है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। तो आप बोलोगे सिंपल है भाई, एरो फंक्शन और इससे लिख दो और ये हमारा ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। लेकिन नहीं, ऐसा दे रहे हो तो इसका पता है जावास्क्रिप्ट क्या मतलब समझता है, ये देखो जब हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं ना, तो करली ब्रेसेस देते हैं, तो इसको ऑब्जेक्ट ना समझ की समझता है कि भाई तुम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो। तो क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को रिटर्न कराना है, तो हम लोग यहाँ पर और एक राउंड ब्रैकेट देंगे और फिर करली ब्रेसेस देंगे। तो आप ये समझ पाएगा कि अच्छा भाई ठीक है, तुम्हें ऑब्जेक्ट रिटर्न कराना है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग देंगे, अब हम अपना यहाँ पे स्टोर हमने क्रिएट मतलब कर रहे हैं, और इसमें हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, मैंने बोला था ना। तो यहाँ पे जैसे मैं रखता हूँ एक वेरिएबल, जिसका नेम, वेरिएबल तो नहीं बोलेंगे क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट है, तो उसको टेक्निकली बोला जाए तो एक प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पास करा रहे तो उसमें प्रॉपर्टी हो सकता है या मेथड, मेथड ही है, प्रॉपर्टी होता है। लेकिन जब आप प्रॉपर्टी में फंक्शन को असाइन कर देते हैं तो उसको मेथड बोलते हैं, और नॉर्मली प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो देखो फिर से मैं स्पीड बोल रहा हूँ ठीक है, तो कोशिश करते हैं स्लो बोलने की। तो भाई यहाँ पे क्या करना है, तुमको ऑब्जेक्ट पास कराना है, मतलब ऑब्जेक्ट रिटर्न कराना है, और उस ऑब्जेक्ट में जो भी रख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर्टी देते हैं काउंटर, जिसका वैल्यू मैं दे रहा हूँ 0। तो अब कुछ भी दे सकते हो, इनिशियल वैल्यू ये हो गया। अब इसको सेव करते हैं। अब क्या होगा, ये स्टोर क्रिएट तो कर लिया, लेकिन इससे हमें कहीं पे स्टोर तो करना पड़ेगा ना, इस स्टोर को कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, ऐसा करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता ना। तो एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें कि इसको स्टोर करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब कॉल करते हैं ना तो ये रिटर्न करता है हमें स्टोर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कॉन्सोल लॉग बोलता हूँ, सॉरी, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं
तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट। अब वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूज स्टोर। अब यूज स्टोर ही क्यों लिख रहा हूँ उसके पीछे भी रीजन है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं यूज स्टोर और इक्वल टू इस वेरिएबल में हमने इसको स्टोर कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर यूज स्टोर क्यों लिखा, आगे बढ़ने से पहले ये बताता हूँ। तो भाई ये बोलता है ना, यूस्टैंड ये बोलता है सिंपली कि आपका जो स्टोर है वो एक हुक है, ठीक है। समझ रहे हो, रिएक्ट में तो हुक पढ़ा हुआ हुक्स के बारे में, ठीक है। हुक्स कुछ नहीं, सिंपली एक फंक्शन होता है जो कि कुछ रिटर्न करता है डेटा जो भी है। तो ये बोलता है कि आपका जो स्टोर है, यानी ये जो हमने स्टोर क्रिएट किया ना, ये बोलता है कि जो आपका स्टोर है ना वो एक हुक है, ठीक है, एक हुक है। तो अब क्योंकि हुक है तो भाई हुक के लिए याद है, हुक में हम लोग रिएक्ट जेएस का जो अपना हुक है वो क्या होता है, यूज स्टेट है, यूज मेमो है, यूज वर्ड होता है ना। तो क्योंकि ये हुक है तो हम लोग जानबूझ के एक वर्ड इस तरीके से रखे ना कि भाई मतलब लगना भी तो चाहिए कि हुक है, वो फील आना चाहिए ना कि भाई हुक है। यहाँ पर मैं कुछ भी लिख दूंगा ABCD आम केला, ठीक है, संतरा, कुछ भी लिख दूंगा तो कोई मतलब नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे लिखते हैं यूज स्टोर, तो भाई अगर जिसको नहीं पता जूस्टेंड वो समझ जाएगा। इसको एक्सपोर्ट करते हैं ना और कहीं से इंपोर्ट करते हैं, वो समझ जाएगा कि भाई ये हुक है, क्योंकि यूज लिखा हुआ ना तो वो प्रिंटेबल बनता है। तो बस वही है। तो हमने स्टोर क्रिएट भी कर लिया और उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब इसको यूज अगर करना है कहीं से तो हमें इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि कहीं और से इसको इंपोर्ट करके वो यूज कर सके, सिंपल है। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और लिखते हैं यूज स्टोर, ठीक है फ्रेंड्स, यूज स्टोर, यूज स्टोर। अब देखो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्यों लिख रहे हैं भाई, क्योंकि ऐसे आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी देख कर सकते हो, लेकिन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखने का फायदा ये है कि जब आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करते हो ना तो इंपोर्ट करते वक्त आप इसका नेम कुछ भी रख सकते हो, मतलब कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया फ्रेंड्स। अब ना इसको हम लोग सेव करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स देखते हैं कि इसको यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जाते हैं counter.jsx फाइल में, जो कि काफी सिंपल है। यहाँ पे देखो स्टैटिक वो नंबर लिखा हुआ है 10 जो कि दिख रहा था आपको, ठीक है। तो अभी कुल मिला के बात ये है कि हमें अपने स्टोर को, अपने दुकान जो हमारा उसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करने वाले। तो काफी सिंपल है, इंपोर्ट लिखना है, इंपोर्ट उसका इस तरीके से यहाँ पर कुछ करली ब्रेसेस नहीं देना है, क्योंकि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होगा ना तो वो करली ब्रेसेस नहीं देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं यूज स्टोर, आप कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि वो डिफॉल्ट स्टोर डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हुआ है। तो आप यहाँ पर अदरक प्याज लहसुन टमाटर जो मन करे सो लिख सकते हो, ठीक है। यूज स्टोर फ्रॉम, और उसका हम लोग यहाँ पे लोकेशन देने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि सब सेम ही लेवल पे, कहीं कोई फोल्डर के अंदर नहीं है, तो डॉट स्लैश, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पर पॉपअप भी आ जाना चाहिए था बट आ नहीं रहा, ये देखो डॉट स्लैश स्टोर, ठीक है। ये हो गया, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं कोड को, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो ऑटोमेटिक ये कॉलन ऐड हो गया। तो हमने इंपोर्ट कर लिया। तो अब क्या करना है, अब अपना कंपोनेंट में आ जाते हैं, काउंटर कंपोनेंट में। अब हम लोग को वैल्यू को एक्सेस करना है, ठीक है। तो वो काफी सिंपल है। तो मैं उस वैल्यू को एक वेरिएबल में डालना चाहता हूँ, तो सिंपली लिखता हूँ कॉन्स्ट, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट, और यहाँ पे लिखते हैं काउंटर, ठीक है। तो फ्रंट्स मैंने यहाँ पे फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा कर दिया VS कोड का, ताकि ना आपको आसानी हो देखने में। तो अभी को क्या करना है, कॉन्स्ट एक काउंटर लिख लिया। आप उसको कैसे एक्सेस करेंगे, तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आपको यहाँ पे लिखना है यूज स्टोर, ठीक है, जो हमने अभी इंपोर्ट किया ना उसको, वो वाले हुक को यहाँ पे लिखना है यूज स्टोर। और फिर यहाँ पे क्या है कि आपको क्या एक्सेस करना है, तो आपको ना यहाँ पर एरो फंक्शन में पास कराना होता है, इसमें भी कॉलबैक फंक्शन जाएगा, और उसमें आपको एक सिंपली पैरामीटर पास करना होता है। तो उसका नाम आप ABCD, जैसे मैंने बोला ABCD अदरक प्याज लहसुन जो दे सकते हो, बट क्योंकि हमें पूरा स्टेट मिलता है तो हम लोग जानबूझ के यहाँ पर स्टेट लिखेंगे, ठीक है, ताकि समझ में हाँ भाई स्टेट पास हो रहा है। और इस तरीके से एरो फंक्शन देगा और हमें रिटर्न कराना होता है कि हमें क्या चाहिए। तो भाई हमने तो एक ही चीज यहाँ पर डिफाइन किया ना, स्टोर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने सिर्फ काउंटर, ये काउंटर को ही डिफाइन किया। तो हम लोग सिंपली लिखेंगे स्टेट, यानी पूरा स्टेट के बारे में बातचीत हो रहा है, डॉट काउंटर, ठीक है। तो उस स्टेट में से काउंटर को एक्सेस कर रिटर्न करा रहे हैं। तो इस वेरिएबल में काउंटर, इस काउंटर वेरिएबल में वो काउंटर वाला वैल्यू आ गया। आप वेरिएबल का नेम कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पर ABCD XYZ कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पर 10 की जगह पे हम लोग लिखते हैं इस तरीके से करली ब्रेसेस देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं काउंटर, ठीक है। और इसको सेव करते हैं, चलिए जाके देखते हैं ब्राउजर पे। ये देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक 0 हो गया, क्योंकि काउंटर का हम लोग वैल्यू हमने 0 दिया था स्टोरेज पे, ठीक है। अगर बढ़ा देते यहाँ पर कुछ और डिफॉल्ट देते तो कुछ और आता, ठीक है। तो चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स देखते हैं कि इंक्रीज और डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वापस जाता हूँ कोड एडिटर पे, और यहाँ पे स्टोर.js पे जाते हैं। यहाँ पे फंक्शन, जैसे मैंने बोला स्टोर पे आप कुछ भी रख सकते हो। इसने बोला कि भाई आप वेरिएबल रख लो या फिर ऑब्जेक्ट रख लो या फंक्शन रख लो, कुछ भी। तो हम लोग यहाँ पर फंक्शन स्टोर करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक प्रॉपर्टी देंगे इंक्रीज काउंटर, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी में हम लोग फंक्शन को असाइन करेंगे। तब फिर जब भी हम लोग फंक्शन को असाइन करते हैं तब उसको हम लोग मेथड बोल देते हैं, ठीक है। तो फंक्शन मेथड बोलो, टेक्निकली कोई यहाँ पर आपको फाइन नहीं लगने जा रहा कि भाई इसको अगर आप फंक्शन बोलोगे तो आपको 50 रुपये फाइन देना पड़ेगा, नहीं आप गलत बोल रहे, ऐसा कुछ नहीं। आपको जो सही लगा आप बोल सकते हो अपने हिसाब से, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर इंक्रीज काउंटर ये एक प्रॉपर्टी है, और इसमें लोग फंक्शन स्टोर करने वाले। तो यहाँ पर एरो फंक्शन दे रहे हैं, आप चाहे तो नॉर्मल फंक्शन में डेफिनेशन यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से एक फंक्शन देते हैं। और यहाँ पे क्या ना कि अब एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं और एक चीज बताने जा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या एरो फंक्शन दे दिया, और ये फंक्शन कुछ भी वर्क कर सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर console लिख दूंगा,
console log और मैं लिखूंगा हेलो। तो सिंपली क्या होगा ना कि स्टोर से जब इंक्रीज काउंटर मान लो किसी तरीके से आपने एक्सेस कर लिया, उसको कॉल किया, तो सिंपली console log होगा हेलो, ठीक है। लेकिन हम लोग ये नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं कि भाई इंक्रीज काउंटर को कॉल करने से ये काउंटर इंक्रीज हो, ठीक है। वो कैसे होगा, वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए सिंपल है, ये बोलता ही है कि जो क्रिएट फंक्शन के अंदर कॉलबैक फंक्शन पास करवा रहे हो ना, तो इस फंक्शन में हमें एक कॉलबैक फंक्शन में यहाँ पे एक सेट यहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है। सेट यहाँ पे, सेट हम लोग यहाँ पे लेते हैं। अब ये सेट क्या पता है, ये सेट एक फंक्शन है, ठीक है। मतलब कि देखो यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लेकिन सिंपल है। क्रिएट जो है ये फंक्शन है जिससे कि हम लोग स्टोर को क्रिएट कर सकते हैं, और इसके अंदर हमें कॉल बैक फंक्शन पास करवाना पड़ता है, और उस फंक्शन में हम लोग एक और पैरामीटर पास करते हैं सेट, जो कि एक्चुअल में फंक्शन होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, पर टेंशन मतलब ये सेट क्या है, ये हमने हम लोग इसको एज ए पैरामीटर समझ रहे हैं, लेकिन सेट एक्चुअल में फंक्शन है। इसमें क्या सेट का यूज क्या है, तो सेट फंक्शन को यूज करके ना हम लोग स्टोर को ये मर्ज करता है, ठीक है। मर्ज कैसे करता है वो देखो मैं बताता हूँ। तो हमने सेट फंक्शन को उस कॉलबैक फंक्शन में डाल दिया। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सेट को इस तरीके से कॉल करते हैं, क्योंकि सेट क्या है, फंक्शन है, ठीक है। सेट फंक्शन है तो फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल, हम लोग कॉल करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब क्या है कि स्टेट को हम लोग इस तरीके से कॉल करते हैं, और स्टेट में हमें क्या मिलता है, स्टेट मिलता है, ठीक है। स्टेट में स्टेट मिलता है, तो स्टेट के अंदर भी हम लोग एक तरह से समझ लो कि ये भी एक कॉलबैक फंक्शन जा रहा है, स्टेट इस तरीके से मिलता है हमें उसमें, और एरो फंक्शन हम लोग देते हैं, और हमें क्या चेंजेस करना है, ठीक है। अब देखो हमें तो कुछ कैलकुलेशन करना नहीं है भाई, सिंपली चेंजेस करना है ना, काउंटर को बढ़ाना है, सिंपल है। तो हम लोग को स्टेट मिला है यहाँ पर, तो वेरिएबल ने अब यहाँ जो पास हो रहा है ना इस कॉलबैक में, कुछ भी दे सकते हो स्टेट या जो भी मन करे, तो हमें तो कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, सिंपली रिटर्न कराना। तो मैंने क्या बोला, जब भी आपको कोई फंक्शन में कुछ कैलकुलेट नहीं करना होता, सिंपली रिटर्न कराना होता है। क्या रिटर्न कराना, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से राउंड ब्रैकेट देंगे और इसके अंदर करली ब्रेसेस देंगे, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे काउंटर, क्योंकि हमें काउंटर को बढ़ाना है, तो उस प्रॉपर्टी का नेम देंगे, ठीक है। तो फंक्शन यहाँ पर काउंट, तो फ्रांस मतलब मैं फंक्शन बोल रहा हूँ, तो फ्रांस आपको यहाँ पर काउंटर लिख रहे हैं, और क्योंकि हमें काउंटर को इंक्रीज करना है ना, तो काउंटर इस तरीके से यहाँ लिख रहे हैं। और हम लोग क्या करेंगे, अभी हमें तो पता नहीं भाई रिसेंटली काउंटर का वैल्यू क्या है, तो क्योंकि हमारे पास ये जो अंदर में कॉलबैक फंक्शन है ना, जो यहाँ एरो फंक्शन दिए स्टेट, तो हम लोग लिखेंगे स्टेट डॉट काउंटर, तो हम लोग उस स्टेट को मतलब करेंट स्टेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टेट डॉट काउंटर मतलब अभी का रिसेंट वैल्यू क्या है, +1, ठीक है। इस तरीके से काफी सिंपल है, इसको सेव करते हैं। और चलो एक डिक्रीज का ही बना ही लेते हैं ना, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, और इंक्रीज की जगह डिक्रीज लिख देते हैं यहाँ पे, आई की जगह डी लिख देते हैं, और यहाँ पे सिंपली -1 करते हैं, तो हमारा एक इंक्रीज का बन गया, एक डिक्रीज का बन गया। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे ना इंपोर्ट करते हैं हम लोग। तो ऑलरेडी हमने तो यूज स्टोर को इंपोर्ट करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें को फंक्शन को हम लोग स्टोर कर लेंगे। तो वेरिएबल का नेम आप कुछ भी दे सकते हो, तो जो फंक्शन का नेम है वही मैं वेरिएबल का नेम दे रहा हूँ, इंक्रीज काउंटर इस तरीके से। और यहाँ पे लिखते हैं यूज स्टेट बोल रहा हूँ, यूज स्टोर, और इसके अंदर कॉलबैक फंक्शन पास कराना है जिसमें कि आपको स्टेट मिलता है। तो हम लोग को क्या चाहिए, तो स्टेट में से जो आपको चाहिए वो आपको यहाँ से निकाल के लेना है, ठीक है। तो क्या चाहिए, तो आपको वो लिखना पड़ेगा। तो स्टेट में से स्टेट तो मिल रहा है, पास होकर आ रहा है, तो स्टेट में से हमें क्या चाहिए, इंक्रीज काउंटर वाला फंक्शन, तो लिखेंगे स्टेट डॉट इंक्रीज, देखो ऑटोमेटिक आ गया पॉपअप में तो ये सिंपली रिटर्न करा रहा है इस पे, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये वाला फंक्शन इस वेरिएबल में स्टोर हो गया, इंक्रीज काउंटर, यानी कि आप बोल सकते हो ये जो इंक्रीज काउंटर है ये इसका फंक्शन, ठीक है। तो इसी तरीके से डिक्रीज का भी यहाँ पर एक बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक, सिंपल है। यहाँ पर in की जगह डी लिख देते तो हो गया डिक्रीज काउंटर, और यहाँ पर भी in की जगह डी लिख देते तो हो गया डिक्रीज काउंटर। जो फंक्शन हमने दो वेरिएबल में अलग अलग स्टोर करवा लिया। अब चलो यहाँ पर दे देते हैं सिंपली ऑन क्लिक लिखते हैं, और यहाँ पे फ्रांस इस तरीके से लिख देते हैं इंक्रीज काउंटर, ये हो गया। और फिर ये माइनस वाले पे भी लिखते हैं ऑन क्लिक ये आ गया, और यहाँ पे भी लिखते हैं डिक्रीज काउंटर, ठीक है। और इसको सेव करते हैं और चलिए जाके देखते हैं। तो ये देखो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखो इंक्रीज हो रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज आप सारा कुछ कर सकते हो यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। चलो आप देख लेते हैं कि इंक्रीज बाय 10 और डिक्रीज बाय जो 10 था ना वो कैसे कर सकते हैं, वो देख लेते हैं। तो फ्रांस उसके लिए जाते हैं वापस से explore.js पर, इन दोनों को ना कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि सेम टू सेम होने वाला, थोड़ा सा चेंजेस होगा, ठीक है। बस यहाँ पर बात है कि इसमें +1 था, और अभी वाले में जो भी फंक्शन से नंबर पास होकर आएगा उसका पैरामीटर का वैल्यू, मतलब जो भी आर्गूमेंट आएगा वो ऐड होगा, ठीक है। चाहे वो इंक्रीज बाय 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे बस इंक्रीज काउंटर की जगह पे मैं लिख देता हूँ इंक्रीज बाय लिखते हैं सिंपली, ठीक है। और यहाँ पे डिक्रीज काउंटर की जगह पे डिक्रीज बाय लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर समझना ध्यान से, जो इंक्रीज बाय में जो है ये हमने फंक्शन डिफाइन किया ना, ये जो फंक्शन है यहाँ पर इंक्रीज बाय प्रॉपर्टी में डिफाइन किया या फिर डिक्रीज बाय में डिफाइन किया, तो ये जो फंक्शन है ना यहाँ पे, तो क्योंकि देखो एक्चुअल में तो यही फंक्शन ना कॉल होता है जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं, डॉट डिक्रीज काउंटर लिखते हैं या जो भी करते हैं।
तो ये कॉल होता है, ठीक है, एक्चुअल में ये फंक्शन कॉल होता है ना। तो इस फंक्शन में हमने जो पास करवाएंगे ना इसी फंक्शन में आएगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली कोई भी आप ले सकते हैं ABCD XYZ, तो मैं यहाँ पर नम लिख लेता हूँ। तो नम क्या है, नम वो वैल्यू होगा जो हम लोग काउंटर JSX से पास करवाएंगे, ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो क्योंकि यही फंक्शन कॉल होने वाला है और जब फंक्शन में कॉल कुछ पास करवाएंगे तो इस नम में वो सेट होकर यहाँ पर आ जाएगा। तो इंक्रीज बाई यहाँ पे हम लोग काउंटर जो सिंपली क्या कर देंगे, काउंटर प्लस यहाँ पर 1 की जगह पे लिख देंगे नम, ठीक है। तो अगर 10 होता तो स्टेट जो रिसेंट वैल्यू है काउंटर का उसमें 10 ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस में सिंपली माइनस नम कर देंगे, ठीक है। ये हो गया सिंपल, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं और वापस आते हैं यहाँ पे। तो अभी इसका भी 2 कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, लिख भी सकते हो लेकिन कॉपी पेस्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं, सिंपल तो है ही। अब जो इंक्रीज काउंटर है, सॉरी इंक्रीज काउंटर है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इंक्रीज बाई, ठीक है, और यहाँ डिक्रीज काउंटर है डिक्रीज बाई, ठीक है, इस तरीके से। सॉरी इसका कैपिटल नहीं, इसका स्मॉल होगा, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे डिक्रीज बाय हमने दे दिया, इंक्रीज बाय दे दिया, पता नहीं एरर क्यों दे रहा है, जो भी हो भाई एरर क्यों दे रहा है, कैन नॉट रीड डिक्रीज काउंटर, भाई चेंज तो कर दिया, प्रोसेसर सही है, ठीक है, चलो पता नहीं। ये ऐसा नहीं कि मेरा लैपटॉप का इशू है, लेकिन यार वीडियो रिकॉर्डिंग की वजह से हो रहा है, तो मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेट करना पड़ेगा शायद। तो यहाँ पे जो भी हो, यहाँ पे लिखते हैं इंक्रीज काउंटर की जगह पे क्या होगा, इंक्रीज, यहाँ पर भी फंक्शन का नेम इंक्रीज बाय हो जाएगा ना, कि हमें उस स्टेट में से इंक्रीज बाय फंक्शन चाहिए, और डिक्रीज के लिए फिर हमें ये डिक्रीज बाय के लिए, तो यहाँ पर डिक्रीज बाय हो जाएगा, ठीक है। अरे यार ये बार बार कैपिटल में क्यों आ रहा है, चलो अब इसको कॉल करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये रहा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं ऑन क्लिक, और यहाँ पे लिखते हैं इस तरीके से। अब देखो क्योंकि यहाँ पर हमें कॉल करना है, लेकिन फंक्शन को कॉल करना मानते हैं, लेकिन भाई फंक्शन को कॉल करके उसमें पास भी करवाना है ना, वैल्यू इंक्रीज बाय 10 20 जो भी पास तो करवाना है ना। जब आपको पास करवाना होता है और इस तरह का सिचुएशन है, तो आपको ना यहाँ पर एनोनिमस फंक्शन देना, यानी बिना नाम वाला फंक्शन कॉल करवाना। ये तो क्या होगा कि नहीं, अगर ऐसा देंगे ना तो भाई वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, ये इनफाइनाइट चलता रहेगा, मतलब कुछ इस तरह से होता है। तो आपको यहाँ पर बिना नाम का फंक्शन देना, और अब यहाँ पर लिखना आपको इंक्रीज बाई, और कितना भाई 10 होना चाहिए, तो इंक्रीज बाय 10 इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसका टेक्स्ट भी इंक्रीज बाय 10, आप चाहे तो अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब देखो जब भी बटन पे क्लिक होगा ना, तो इंक्रीज बाय फंक्शन कॉल होगा, उसमें से हमने 10 पास कर दिया उसमें, ठीक है। अब 10 पास कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पर जो है ना ये फंक्शन जो है स्टोर में जाते हैं, ये जो फंक्शन यहाँ पर नम में वो 10 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, और सेट होगा स्टेट में, तो काउंटर इक्वल्स टू स्टेट डॉट काउंटर, यानी जो अभी रिसेंट वैल्यू है उसमें प्लस कर दो कितना नम, और नम कितना 10 है, ठीक है। तो ये हो गया बिहाइंड द सीन का लॉजिक। तो वापस आते हैं काउंटर और JSX पे, और इसी यहाँ पर भी हम लोग दे देते हैं डिक्रीज बाय 10 पे, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं ऑन क्लिक। तो यहाँ पर भी देते हैं एनोनिमस फंक्शन, यानी बिना नाम का फंक्शन, और यहाँ पे लिखते हैं डिक्रीज बाय, और यहाँ पे दे देते हैं 10, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दोनों इंक्रीज बाय और डिक्रीज बाय का 10। अब इसको सेव करते हैं और चलिए जाके देखते हैं यहाँ पे कि ये काम करता नहीं करता, ये देखो, ठीक है, कर रहा है। तो फ्रंट यहाँ पे देखो इंक्रीज बाय जितना भी आपके ये किए उतना हो रहा है, ठीक है। देखो डिक्रीज बाय का, ठीक है, अगर इसमें 18 16 15 पे ला दूं और फिर ये करो तो 15 15 मतलब 10 इंक्रीज होगा ना, जो भी हो। तो ये रहा, ठीक है। अब लास्ट एक देख लेते हैं फ्रंट की रीसेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो रीसेट करने के लिए काफी सिंपल है, वापस आते हैं स्टोर जीएस पे, और यहाँ पे ना एक और बना लेते हैं, जैसे कि इसी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई कॉपी पेस्ट करने में भी। यहाँ पे इसका नेम सेट कर देते हैं रीसेट, और क्योंकि और यार रीसेट ने कुछ और ही लिखा गया, और यहाँ पर कुछ आपको फंक्शन में तो पास करना नहीं, तो नम को रिलीज हटाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली काउंटर का वैल्यू को 0 सेट कर देते हैं, तो काफी सिंपल है। लेकिन मैं और एक तरीका बताऊंगा रीसेट करने का, मतलब हो सकता है इससे थोड़ा सा और प्रोफेशनल तरीका हो सकता है, ये एक सिंपल तरीका सिंपल एप्लीकेशन के लिए। तो चलो रीसेट को भी यहाँ पे लिख लेते हैं कॉन्स्ट इस तरीके से रीसेट, और यहाँ पे यूज स्टोर, और यहाँ पे इस तरीके से एरो फंक्शन देते हैं स्टेट, और स्टेट से क्या निकालना है, स्टेट डॉट रीसेट, ये हो गया। और यहाँ पे रीसेट बटन पे बस इसको कॉल करवा देना है, काफी सिंपल है भाई मेरे। तो यहाँ पे लिखते हैं ऑन क्लिक, और यहाँ पे रीसेट फंक्शन को दे देते हैं, असाइन कर देते हैं, तो जब भी क्लिक होगा तो रीसेट फंक्शन कॉल हो जाएगा, सिंपल है। चलो इंक्रीज करते हैं और रीसेट पे क्लिक करते हैं, देखो ठीक है, रीसेट हो जा रहा है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि अगर बड़े एप्लीकेशन में करना है तो कैसे हम लोग रीसेट फंक्शन को यूज कर सकते हैं थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से, ठीक है, मतलब कि थोड़ा अलग हो भाई, लगे कि हाँ थोड़ा प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं। तो जो रिडक्स में भी हम लोग करते थे कि क्या करते थे ना, बाहर में एक इनिशियल स्टेट क्रिएट कर लेते थे, ठीक है, ऑब्जेक्ट होता था इनिशियल स्टेट, तो वही करते हैं कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो था ना अंदर का स्टेट है मेनली, उसको हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सिंपली मैं काउंट जो डेटा है, मतलब ये सारे फंक्शंस नहीं बट जो डेटा है इसको रख दे रहे हैं, और कुछ बाकी सब यहीं पे, ठीक है। और अब इसको कैसे रीसेट करेंगे, तो जब रीसेट कॉल होगा ना तो क्या कर देंगे, देखो जब रीसेट यहाँ पे कॉल होगा तो यहाँ पे स्टेट जो हो रहा है इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होगा,
यहाँ पे स्टेट जो हो रहा है स्टेट हमें मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली स्टेट को कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे हमें स्टेट नहीं चाहिए, सिंपली यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट हम लोग पास करवा दे रहे हैं नहीं ये। अब बोलो कि भाई जब तुम इसको पास करवा दे रहे हो तो बाकी ये सब कहाँ जाएगा, ये सब कहाँ जाएगा, क्योंकि ये स्टोर का पार्ट था। जब तुम तो भाई देखो सेट का मैंने क्या बोला, सेट जो फंक्शन है ना स्टोर को स्टोर का जो स्टेट उसको मर्ज करता है, रीराइट नहीं करता। मर्ज करने का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने यहाँ पर इनिशियल स्टेट फिर से पास करवा दिया यानी काउंटर यानी बाकी फंक्शन का आ गया, तो भाई जो बाकी यहाँ पे है ना तो इसके साथ ये मर्ज कर देगा, क्योंकि यही तो स्टोर है ना हमारा। तो हमने तो बाहर रखा है बस इनिशियल स्टेट को, बट जो भी हो सेट में हमने इनिशियल स्टेट पार किया ना, पास पास किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ काउंटर है और बाकी अब चल हट गया खत्म कहानी, ऐसा नहीं है। मर्ज करेगा यानी एक ए और बी है तो ए और बी दोनों आ गया, ये नहीं कि भाई ये हट गया और खाली बी है, ठीक है। तो जो भी हो चलो आप देखते हैं। अब अगर इसको इंक्रीज, यार क्या हो गया, नॉट ए नंबर आ रहा है। अच्छा वो इसलिए आ रहा था, मैं बताता हूँ उसकी रीजन क्या है कि नॉट ए नंबर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो ये हमारा स्टोर तो हमारा ये है ना भाई, ये तो हमारा इनिशियल स्टेट है जो हमने बना के रखा खुद का, हमारा एक मतलब ये इमेज है कि भाई हम लोग इस तरीके से करेंगे, ठीक है, बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे स्टोर में कहीं पर है स्टेट, क्या इनिशियल स्टेट तो हमने यूज नहीं किया ना, तो उसको भी यहाँ डालना पड़ेगा ना इनिशियल स्टेट को। तो सिंपल क्या है, सिंपल तरीका जावास्क्रिप्ट का जो हम लोग है यहाँ पर ऑपरेटर देते हैं ना ट्रिपल डॉट का, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे ट्रिपल डॉट और यहाँ पर इनिशियल स्टेट का अगर हम लोग लिख देते हैं इनिशियल स्टेट जो बाहर में ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर देने से क्या होगा कि भाई ये जो इनिशियल स्टेट का ऑब्जेक्ट था ना उसका जो प्रॉपर्टियां छप जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यही प्रॉपर्टियां पेस्ट हो गया, कॉपी पेस्ट वाला सीन हो गया। अब अगर सेव करेंगे तो कहने कि हमारा स्टोर मतलब इनिशियल स्टेट यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 0 दिख रहा है, ठीक है, सब कुछ सही है। और यहाँ पर करो और जो भी करना है उसका फिर रिसेट करोगे तो रिसेट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, रिसेट हो गया। अब फ्रेंड्स थोड़ा एक लास्ट चीज मैं आपको बताता हूँ, लास्ट में ये है कि थोड़ा और प्रोफेशनल तरीके से अगर इसको देखें, मतलब कि यहाँ पे हम लोग ना हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग वेरिएबल क्रिएट करें, तो यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ना हम लोग डी स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं डी स्ट्रक्चरिंग का अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, इसके बाद मैं डाल दूंगा डी स्ट्रक्चरिंग का वीडियो, काफी कमाल का होगा। बहुत से लोग समझना चाहते हैं तो वो डी स्ट्रक्चरिंग का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज होता है हर जगह पे। तो यहाँ पर हम लोग डी स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब हमें जो फंक्शन स्टोर से आ रहा है वो फंक्शन हमें भाई मंजूर है, मतलब कि चलो सही है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लो कि भाई जो इंक्रीज काउंटर फंक्शन है इसको आप इंक्रीज के नाम से रखना चाहते हो तो आप वेरिएबल में रख सकते हो, लेकिन यार डी स्ट्रक्चरिंग में भी तुम लोग रीनेम कर सकते हैं ना। तो एक्चुअल में डी स्ट्रक्चरिंग बेस्ट ऑप्शन है ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना, अभी क्या करते हैं, अभी इसको मैं ना इन सारे ये जो है देखो मैं क्या करता हूँ ना, इसको कमेंट नहीं करने वाला। अभी देखो एक एक करके लिखेंगे नहीं ना, डी स्ट्रक्चरिंग करेंगे, लेकिन डी स्ट्रक्चरिंग मतलब तो बात ही है, मैं भाई ज्यादा घुमा फिराते रहूँ बात। जो फंक्शन का नेम है ना जो यहाँ से निकल के आ रहा है वही हमने वेरिएबल का नेम रखा है। तो एक्चुअल में ये सारे फंक्शन का नेम है काउंटर, इंक्रीज काउंटर, डिक्रीज काउंटर, मतलब सेम वेरिएबल नेम रखा ना। तो क्या कहते हैं ना, इन सभी को कॉपी कर लेते हैं। कुल मिला के बात ये था, इसको सिलेक्ट किए, अब कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करना और आपको इसको भी सिलेक्ट करना, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल सिलेक्ट करना कर सकते हो। अरे यार तो जल्दी से सिलेक्ट कर लेते हैं सारे को, ये हो गया। हो क्या रहा है, रुको मैं जल्दी सिलेक्ट कर लेता हूँ यार, मेरा कीबोर्ड माउस का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको अब कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी प्रेस करके, और यहाँ पे क्या करते हैं ना, यहाँ पे कॉन्स लिखते हैं, डिस्ट्रक्चर में कॉन्स लिखना पड़ता है, और फिर यहाँ पे इस तरीके से देते हैं ऑब्जेक्ट नोटेशन जैसा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कंट्रोल भी करते हैं, पेस्ट करते हैं, बस यहाँ पर क्या है कि कॉमा में देना है, तो यहाँ पर कॉमा ऐड करते हैं जल्दी से, तरीके से कॉमा दे देते हैं, और यहाँ पे इक्वल्स टू लिखते हैं। और हम लोग डिस्ट्रक्चरिंग किससे करने वाले हैं, तो हम लोग सिंपली पता है यू क्या लिखेंगे, यूज स्टोर लिखेंगे, और कुछ भी इसके अंदर नहीं देंगे, क्योंकि भाई हमें अब स्पेसिफिकली कोई फंक्शन या कोई वैल्यू तो नहीं चाहिए ना। जब आप सिंपली यूज स्टोर को कॉल करते हो ना फ्रेंड्स, तब क्या होता है कि तब पूरा स्टेट आपको रिटर्न मिल जाता है, और वो ऑब्जेक्ट में मिलता है, और ऑब्जेक्ट में मिलता है तो हम लोग उससे क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने इस तरह से कर लिया। अब बस ये वार्निंग इसलिए आ रहा है क्योंकि ये डबल रिपीट हो जा रहा है ना, सेम हो जा रहा है। तो इसको आपको कमेंट कर देना, सिलेक्ट करना कीबोर्ड से कंट्रोल की के और सी एक साथ प्रेस करना, कमेंट हो गया, और आप फॉर्मेट अभी कर सकते हो, ठीक है। और ये जो है अभी एरर वार्निंग हट जाएगा, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, और अभी जो अभी देखते हैं तो अभी हमारा फिर वही जैसे था वैसे वर्क करेगा, कुछ यहाँ स्पेशल नहीं होने वाला, ये देखो, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको और क्लीन तरीके से कर सकते हो। डिस्ट्रक्चरिंग काफी कमाल का तरीका है, ठीक। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि जूस स्टैंड क्या है और उसको कैसे आप अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। इसके बाद मैं इस पर करेक्ट एप्लीकेशन भी लाऊंगा, लेकिन ये बेसिक वीडियो था काउंटर एप्लीकेशन, आपको एक टेस्ट मिल जाए, एक इसका स्वाद मिल जाए कि भाई क्या है।
और इसको हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं, काउंटर एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, या कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिए, या तो फिर इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और किसी और टॉपिक के साथ किसी और वक्त पे।